So today we are going to study about the applications of Gauss law. The electric field due to a general charge distribution is shown here in the figure. It is a except sum for special cases. The summation or integration involved in this equation cannot be carried out to give electric field at every point in space. तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आगे हम अभी तीन केसेस पढ़ेंगे, तीन चार केसेस, स्फेरिकल केस, सिलेंड्रिकल केस, है ना. फॉर सम symmetric charge configurations, however, it is possible to obtain the electric field in a simple way using Gauss law. This is best understood by some examples, है ना, कि कैसे होगा इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स को यहाँ देखते हैं. So the very first one is field. Here, see this field due to an infinitely long straight uniformly charged wire. एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, दिस वन, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना. बीच में जो रेड कलर है ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर है और इनफाइनाइटली लॉन्ग है, यानी बहुत ज्यादा बड़ा है. जो एरिया हम स्टडी कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में इस वायर की लेंथ इतनी ज्यादा है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है. इज इट क्लियर? सो consider an infinitely long thin straight wire with uniform linear charge density lambda. Okay, so we have a linear charge density which is very uniform and it is denoted by lambda. The wire is obviously an axis of symmetry. जो वायर होगा क्योंकि वो पतला है वो एक्सिस होगा अपनी सिमेट्री का. Is it clear? Okay, so suppose we take a radial vector from O to P. अब O कहाँ है ये? ठीक है, O से P तक क्या लेना हमको? एक रेडियल वेक्टर हमने लिया. क्या है भाई? रेडियल वेक्टर, है ना. तो जब ये चार्ज की पूरी लंबाई पे अगर हम इस चार्ज को देखेंगे तो क्या होगा? ये कुछ इस तरह से रेडियल वेक्टर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट. ये कैसा फिगर बनता चला जाएगा? ये एक तरह का कैसा फिगर होगा? सिलेंडर. क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा सिलेंडर. जैसे क्लियर जाएगा आपको. So we take a radial vector from O to P and rotate it around the wire. The points P, P dash, P dash dash so obtained are completely equivalent with respect to the charged wire, क्योंकि wire uniformly charged है. This implies that electric field must have the same magnitude at these points, क्योंकि चार्ज भी सेम है ना, डिस्टेंस भी सेम है, तो फिर इन पे जो लगने वाला मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होगा. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट मस्ट बी रेडियल. आउटवर्ड अगर होगा तो लैम्डा बड़ा होगा जीरो से, और इनवर्ड होगा तो लैम्डा छोटा होगा जीरो से. एंड दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द फिगर 1.2. Pair of line elements P1 and P2, ठीक है, on the wire, the electric fields produced by two elements of the pair when summed give a resultant electric field which is radial. The components normal to the radial vector can be true for any such pair. This is true for any
such pair, and hence the total field at any point P is radial. तो किसी भी पॉइंट पे जो क्या बोलते हैं टोटल फील्ड लगेगी वो हमेशा क्या होगा, रेडियल होगा। इस यहाँ इस लाइन से तो क्लियर हो रहा है ना। आप फिर से देख लीजिए, दिस इज ट्रू फॉर एनी सच अ पेयर, अगर ऐसा कोई भी पेयर है तो उसके लिए बिल्कुल ये ट्रू होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसी कारण से द टोटल फील्ड एट एनी पॉइंट पी इज रेडियल। फाइनली, since the wire is infinite, electrical field does not depend on the position of the P along the length of the wire, क्योंकि electric field is everywhere radial in the plane cutting the wire normally, and its magnitude depends only on the radial distance, यानी इस डिस्टेंस में जो इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये है रेडियल डिस्टेंस, है ना। यानी ये जो राउंड है तो वायर से इस सरफेस तक की डिस्टेंस की क्या होगी, इसको आप कहेंगे रेडियल डिस्टेंस। ओके, सो टू कैलकुलेट द फील्ड, इमेजिन अ सिलेंडर। यहाँ पे जैसा कि हम इमेजिन बी वाले में सिलेंडर कर रहे हैं, ठीक है। इमेजिन अ सिलेंडर, सिंस द फील्ड इज एवरीवेयर रेडियल, जो फील्ड लग रही है वो रेडियल है ना। यहाँ पे तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। You can see this flux through the two ends of the cylinder, जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है ना, उसकी बात हो रही है। सो द फ्लक्स थ्रू द टू एंड्स ऑफ द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म थी। आगे देखते हैं, एट द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द सरफेस E is normal to the surface. E is normal to the surface at every point, and its magnitude is constant since it depends only on R, और R यहाँ पे इस केस में कांस्टेंट है। यानी इस ये जो पॉइंट है वायर है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस, बाहर की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक। दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। और सेकंड साइड भी, आइदर साइड भी। So since the distance is constant, so the you can say the magnitude or the flux at these points are also constant. Okay, the surface area of the curved part of the cylinder is 2 pi RL, where L is the length of cylinder. This is what, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप ले लें तो this is what L, it is the length through the गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस कौन, सिलेंडर। यहाँ पे गॉसियन सरफेस कौन था, सिलेंडर। भाई इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बन रही है, और उसी डिस्टेंस के अलोंग रेडियल पाथ बन रहा है। और ये जो रेडियल पाथ बन रहा है इसको मिला लीजिए, तो ये सिलेंडर बन रहा है। तो हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं। गॉसियन सरफेस एक ऐसा गॉसियन सरफेस जिसमें एक वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और हर पॉइंट पे इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में यहाँ पे। सो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस is equal to the flux through the curved surface of the cylindrical part of the surface. This is equal to E into S, है ना भाई। आप नॉर्मली फॉर्मूला क्या लिखते हो, y is equal to E डॉट S, ये लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया E डॉट S की जगह 2 पाई आर एल। बस इसी फॉर्मूले को हमने रख दिया, और फिर हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ली है लैम्डा के फॉर्म में ही,
द सरफेस इंक्लूड्स चार्ज इक्वल टू द लैम्डा, ठीक है, लैम्डा एल. गॉस लॉ देन गिव्स E into 2 pi RL is equal to, अब यहाँ पे कितना क्या बोलते हैं चार्ज है, वो है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नॉर्मली क्या होता है ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू पहले लैम्डा मान लिया था और लैम्डा लेके चल रहे थे, सो पूरी लेंथ पे चार्ज है, तो पूरी लेंथ है एल, और पूरी लेंथ पे जो चार्ज है वो है लैम्डा. सो लैम्डा इंटू एल. तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ये इजीली समझ में आ गया. Therefore, the final equation becomes E is equal to lambda upon is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught. अभी ये मत पूछ लेना कि कैसे आ गया, आपको इसको ट्रांसपोज करना है ना. ये जो 2 पाई आ रहा है इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो एल और एल डिवाइड हो जाएंगे, बाकी जो बचा वो क्वांटिटी लिख गई है. E at any point is given by E is equal to, ये वेक्टर फॉर्म की बात हो रही है क्योंकि भाई हम तो unit vector n is the radial unit vector in the plane normal to the wire passing through the point E directed outward if lambda is positive and it is inward if lambda is negative. When when we write a vector A on the as a scalar multiplied by a unit vector, that is A unit vector A. सिंपली जब हम वेक्टर लिखते हैं तो उसमें यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर मल्टीप्लाई के साथ, यानी ए और स्मॉल यहाँ पे ए दिख रहा है आपको जो यूनिट वेक्टर है, इसके ऊपर कैप लगा हुआ है, जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे ये वेक्टर ए के फॉर्म में हो जाएगा. तो जब भी हम लिखते हैं तो इसमें ये इंक्लूड होता है. द स्केलर ए इज एन एल्जेब्रिक नंबर. तो यहाँ पे जो स्केलर ए होगा है ना, इन दिस केस this is what scalar A. This is what algebraic number. क्या है, एक algebraic number होगा. It can be negative or positive. ये negative हो सकता है, positive हो सकता है. The direction of A, ये vector A की बात हो रही है, will be the same as that of the unit of vector A, है ना. अब ये unit vector A की बात हो रही है. If A is greater than 0 and opposite to the A, if A is smaller than 0, ठीक है, तो A जब 0 से बड़ा होगा तो यूनिट वेक्टर और क्या बोलते हैं A वेक्टर, इन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा. लेकिन अगर A की वैल्यू 0 से कम हो जाती है तो यूनिट वेक्टर और ये वेक्टर A, इन दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे. इस सेंटेंस में यही समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे ये हो रहे हैं. इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड. व्हेन वी वांट टू रेस्ट्रिक्ट टू नॉन नेगेटिव वैल्यूज, जब भी हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ पॉजिटिव ही मिले, नेगेटिव वैल्यूज मिले ही ना, तो हम क्या करते हैं, हम मॉड सिंबल का यूज करते हैं. इसको हम बोलते हैं मॉड. जब हम किसी नंबर के आगे पीछे ऐसे यूज कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉड, ठीक है, या मॉडुलस. ये समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये -3 आपने मॉडुलस में लिखा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 यानी +3. तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू आएगी ही नहीं. तो अगर हम किसी इक्वेशन में चाहते हैं कि हम नेगेटिव वैल्यूज को ना लाएं, हम नॉन नेगेटिव वैल्यूज में ही रहें, हमेशा पॉजिटिव में रहें, तो हम मॉडुलस का यूज करते हैं. क्या करते हैं, मॉडुलस का यूज करते हैं एंड कॉल इट द मॉडुलस ऑफ ए. सो जब आप ऐसा सिंबल आप बनाइए तो आप क्या कहेंगे, दिस इज द मॉडुलस ऑफ ए. इज इट क्लियर? छोटे छोटे टर्म्स हैं, इसको याद रखेंगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत फायदा हो जाता है.
Thus, modulus of A is greater or equal to 0 but not less than 0, यानी नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा. That though only the charge enclosed by the surface, that is lambda L, was included above, the electric field is due to the charge on entire wire. ये हमेशा आपको याद रखना, क्योंकि अगर वो एक सिस्टम है तो उसमें जितने भी चार्ज हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्योंकि ये पर गॉस लॉ में आपने पढ़ा था. फर्दर, द assumption that the wire is infinitely long is crucial. Without this assumption, we cannot take E to be the normal to the curved part of the cylindrical Gaussian surface. Is it clear? चलिए शुरू करते हैं. Good morning, everyone. So, field due to uniformly charged infinite sheet. Field due to infinite plane sheet. Let sigma be the uniform surface charge density of an infinite plane sheet. फिर से वही है, infinite plane sheet मान लेना ये अपने आप में बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही is normal to the given plane. By symmetry, the electrical field will not depend on y and z coordinate, and its direction at every point must be parallel to the x direction. है ना, यहाँ पे हमेशा ये जो x है, ये देख रहे हैं, x के डायरेक्शन में हम फील्ड की बात करेंगे, y और z के रेस्पेक्ट में हम बात नहीं कर सकते. Now we take Gaussian surface to be a rectangular parallel height of cross sectional area A. A cylindrical surface also do. इसी तरह से cylindrical surface का भी हम ले सकते हैं. As seen in the figure, only two faces, that is face 1 and 2, will contribute to the flux. And you can see it here. This is the face 2 and this is the face 1. The only two phases, that is phase 1 and phase 2, conduct their activity in the flux. Is it clear? So, the electric field lines are parallel to other phase and they therefore do not contribute to the total flux. The unit vector normal to the surface is 1, is in minus x direction, while the unit vector normal to the surface 2 is plus x direction, is in the plus x direction. Therefore, flux E delta S, E dot delta S through both surfaces are equal and they must be add up. Therefore, the net flux through the Gaussian surface will be 2 EA. It will be 2 EA. Is it clear? Okay. The charge enclosed by the closed surface is sigma A. Therefore, by Gauss law, you can say that you can say that 2EA is equal to, अब क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो Q क्या हो गया भाई, उसकी जगह टोटल हमने लिखा सिग्मा इंटू ए, है ना.
तो यहाँ पे क्या है ये, सिग्मा इंटू ए। और सिंपली ई को आप लेफ्ट साइड में रखिए, बाकी क्वांटिटीज को आप राइट साइड में कर सकते हैं। सो इट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर। क्या हो गया, एन। अब एन तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर रहेगा, ये नॉर्मल है। व्हेन एन, वेयर एन इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन एंड गोइंग अवे फ्रॉम इट, है ना, प्लेन से दूर की ओर जा रहा है। E is directed outward from the plate if sigma is positive, and towards the plate if sigma is negative. ये जो क्या होते हैं, प्लस और माइनस होता है ना, पॉजिटिव और निगेटिव, ये वाले पॉइंट्स आप जरूर याद कर लेना, है ना। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वाइवा वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं, तो जरूर याद कर लेना। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नोट दैट द अबव एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हैज ब्रॉट आउट एडिशन फैक्ट। ठीक है, एडिशनल फैक्ट, और वो एडिशनल फैक्ट क्या है, ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ऑल्सो। यानी ई एक्स से भी इंडिपेंडेंट रह सकता है, ऐसा नहीं कि वाई और जेड पे ही केवल ये लागू होगा। फॉर इनफाइनाइट लार्ज planar sheet is approximately true in middle region of the planar sheet away from the ends.